हेलो दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, स्वागत करने से पहले मेरा पेन गिर गया। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में सिकंदर के आक्रमण को पढ़ा, डेरियस प्रथम के आक्रमण को पढ़ा, भारत में पहले विदेश आक्रमण यानी हकमानियों के आक्रमण को पढ़ा। दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा विदेश आक्रमण के कारण और प्रभावों को, कि भाई भारत में विदेश आक्रमण हुआ क्यों, क्या कारण थे, क्या इच्छाएं थी उन आक्रमणकारियों की जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि पहला विदेश आक्रमण आर्यों का माने, लेकिन आर्यों को ईरानी और विदेशी भारतीय इतिहासकार मानते नहीं हैं, लेकिन हकमानियों को मानते हैं। इसीलिए भारत का पहला विदेश आक्रमण हकमानियों का माना जाता है, जिसे साइरस ने या क्रूस ने प्रारंभ किया था। दोस्तों, एक मिनट। दोस्तों, हमने सिकंदर के आक्रमण को पढ़ा, विदेश आक्रमण को पढ़ा, और हमारी गाड़ी पहुंची थी कि भारत से सिकंदर वापस लौट गया। भारत से सिकंदर ब्यास नदी से 325 बीसी में वापस लौट गया। तब दोस्तों, अब भारत का इतिहास आगे कैसे बढ़ रहा है, क्या चल रहा है भारत में। तो दोस्तों, मगध में अभी भी घनानंद है, यहाँ पर दोस्तों पोरस है, और दोस्तों भारत में कई छोटे छोटे साम्राज्य अभी भी विद्यमान हैं जिन्हें सिकंदर ने जीता था। इधर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में ग्रीक जातियां, यूनानी जातियां और कुछ ईरानी जातियां निवास करती हैं, अभी भी ये रहती हैं। इसी बीच दोस्तों एक खतरनाक शासक का जन्म हुआ है। वो शासक कौन है, क्या उसकी कहानी है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। अब हमारा इतिहास चलेगा, क्योंकि दोस्तों हम बड़े अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जितना लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर और जितना लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उतना तो हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे देश का इतिहास, ये वाला इतिहास कहाँ गया। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये कई राइटर्स के बुक्स में नहीं है, तो ये इतिहास गया कहाँ। तो दोस्तों समझें अब बात को। दोस्तों, जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, तक्षशिला, यहाँ के शासक आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की और अधीनता स्वीकार करी, और यहाँ पर से दोस्तों एक ब्राह्मण आया था, सीधा नदियों के किनारे चलते चलते मगध तक आया, और यहाँ पर जो हमारे घनानंद थे दोस्तों, इस घनानंद से कहा था उस ब्राह्मण ने, जिसका नाम चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, उसने कहा था कि महाराज, भारत में इतना भयंकर आक्रमण हुआ है, यूनानी राजा सिकंदर अपनी समस्त सेना के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण कर रहे हैं। तक्षशिला के शासक आम्भी ने और शशिगुप्ता ने और बड़े बड़े साम्राज्यों ने और कुछ छोटे छोटे साम्राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो घनानंद ने कहा कि आने दो, सिकंदर को देख लेंगे। तो चाणक्य ने कहा था कि महाराज, जब तक तो वो पूरा जीतता हुआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तक्षशिला का शासक आम्भी और पोरस, इनको तो वो हरा चुका है, और अब यहाँ से अब वो आगे बढ़ेगा तो उसकी सेना बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब पोरस और तक्षशिला का शासक आम्भी दोनों सिकंदर के अधीन हैं। तो पोरस और तक्षशिला का शासक ये हार चुके हैं, और घनानंद ने चाणक्य से मना कर दिया। तब चाणक्य को कहा कि यहाँ से सीधा वापस हो जाए घनानंद ने। तब चाणक्य ने कहा था कि घनानंद, एक दिन मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा,
और तेरी सत्ता को मगध से उखाड़ फेंकूंगा। और यहाँ से हमारे चाणक्य निकले हैं और पहुँचे हैं इस स्थान पर। यहाँ पर ही एक बच्चा मिला है उसको। ये बच्चा यहाँ पर बैठ के मस्त कंचे खेल रहा है। चाणक्य ने पूछा तलवारबाजी कर लेते हो? कहता है भयानक तलवारबाजी कर लेते हैं, बहुत खतरनाक। इस बच्चे से पूछा है उसने कि प्रतिभा के धनी हो? कहते पूरी प्रतिभा है हमारे पास, कुछ भी कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के जो कुछ है सब कर लेते हैं। कोई सा भी नशा करवा दो, कोई सा भी ब्रांड पिलवा दो, कुछ भी करवा दो, केवल पढ़ाई लिखाई को छोड़ के चंद्रगुप्त मौर्य सब कर लेता है। दोस्तों यही बच्चा जो चाणक्य की शरण में आया है, आगे चलकर यही बना है चंद्रगुप्त मौर्य। अब दोस्तों हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य। थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बनाया है, कहानी की तरह आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की ओर पहुंचे हैं। दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के साथ भारत में यहाँ पर घनानंद है, यहाँ पर भी छोटे छोटे साम्राज्य हैं जिनका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण हुआ था और एक बच्चा कोटिल को यहाँ पर मिला था जिसका नाम आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। दोस्तों पूरे मौर्य वंश को आज हम एक कहानी की तरह समझेंगे, बहुत डिटेल में कहानी की तरह समझेंगे, और फिर आने वाली क्लास में हम एक एक शासक को और उनके किए गए कार्यों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि YouTube तो क्या, आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम राइटर्स की बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ हम NCERT के फैक्ट्स लेंगे, कुछ हम लेंगे दोस्तों और यूरोपीय राइटर्स को, उनके हिसाब से भी समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य में क्या और कैसा था। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बना। दोस्तों जिस समय सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ है, उसी समय की घटना है कि इस बच्चे ने, क्योंकि इसकी उम्र सिकंदर के आक्रमण तक बड़ा हुआ है, तो इस बच्चे ने सिकंदर को युद्ध करते हुए भी देखा है। ये RS शर्मा ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सिकंदर से हुआ है, ये कई राइटर्स बताते हैं, लेकिन नहीं हुआ। उस समय हमारा चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चा था, उस समय आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि वो शासक नहीं था, कोई राजा नहीं था, तो सिकंदर से उसका युद्ध हो ही नहीं सकता। सीरियल्स में और मूवीज़ में आप देखते हैं वो थोड़ा गलत बताते हैं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 345 BC 345 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। इसके पिता का नाम और माता का नाम, दोनों का नाम अज्ञात है। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति अज्ञात है, लेकिन इसे नंदों के रनवास में रहने वाली महिला मुरा का पुत्र माना जाता है। दोस्तों ये फैक्ट लिखा है RS शर्मा ने। उन्होंने लिखा है कि नंदों के रनवास में रहने वाली महिला मुरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य है। ये माता का पता चलता है, लेकिन पिता का पता नहीं चलता। चाणक्य ने यह भी पूछा था कि माता का नाम, कहते नहीं पता, पिता का नाम वो भी नहीं पता। तो दोस्तों मुरा नामक महिला चंद्रगुप्त मौर्य की माता बताई जाती है। 345 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। इसकी माता
हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की माता नंदों के रंगवास में रहने वाली महिला थी और वे एक शूद्र जाति की महिला थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न जाति से था, शूद्र वंशीय था, तो उस समय वर्ण व्यवस्था भी काफ़ी हावी थी हमारे देश के ऊपर। तो कई शासकों का और कई शूद्र शासकों का दोस्तों जीवन और जाति दोनों ही विवादित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शूद्र शासक नहीं बन सकते थे। तो जाति तो विवादित होना ही है चंद्रगुप्त मौर्य की, क्योंकि ये शूद्र है और उस समय शूद्रों को शासक बनने का और बाकी कई सारे अधिकार नहीं थे। तो दोस्तों 345 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। अब दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के बाद पूरे साम्राज्यों की, जो छोटे छोटे साम्राज्य हैं, इनकी हालत एकदम खस्ता है और इसी का फायदा उठाया है कौटिल्य ने। दोस्तों कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से एक विशाल सेना तैयार की है और ऐसा बताया जाता है कि लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, जिसमें 70,000 घोड़े, 30,000 हाथी और 6 लाख की पैदल सेना, ये बताया जाता है। ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर प्लानिंग की है। क्यों? क्योंकि घनानंद को हराना है। चाणक्य की बेइज्जती की थी घनानंद ने। अब दोस्तों यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है कि ये एक चरवाहा भी था। ये इस प्रकार की बातें की जाती है। अब दोस्तों चाणक्य की शरण में है, तो चाणक्य ने एक खतरनाक नीति बनाई है जिसे आज तक चाणक्य नीति कहा जाता है। ये वही चाणक्य नीति है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया है, शासक बनाया है और यहां से सीधा आक्रमण किया है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर। सीधा आक्रमण किया। ये घनानंद की सेना है, ये घनानंद, ये है हमारे चंद्रगुप्त की सेना, और दोनों की सेना ने आमने सामने एक दूसरे को कई महीनों तक निहारा है। यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक विशालकाय सेना है और खतरनाक प्रधानमंत्री चाणक्य है। यहाँ पर नशे में रथ पर बैठा हुआ शासक है घनानंद। अब इसके प्रधानमंत्री और इसके सेनापति जगा रहे हैं कि महाराज सामने सेना है, युद्ध लड़ना है, तो थोड़ा सा नशे से बाहर आओ। तो कहता है एक लाल की बाटल और ले आओ, ये बाटल और मंगवा ले, और दोनों आमने सामने हैं। दोस्तों युद्ध का वर्णन मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच अति रक्त रंजित युद्ध हुआ होगा और दोनों में घमासान युद्ध हुआ है और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करा और यहाँ पर मगध पर शासन हुआ है मौर्य वंश का। ये मौर्य वंश स्थापित हो गया है। दोस्तों 344 से 185 बीसी तक अब भारत में मौर्य युग चलेगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ये नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर अपना अधिकार जमा लिया। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर अपना शासन जमा लिया। किसकी मदद से जमाया है? चाणक्य की मदद से। दोस्तों चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन प्रशासन जमाया है, घनानंद को हराया है। लेकिन ये कह देना कि चंद्रगुप्त मौर्य एक चरवाहा था और एक चरवाहा को उठाकर, यानी कि खाक से उठाकर उसे आसमान पर बैठा दिया चाणक्य ने, तो दोस्तों ये भी कहना गलत है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य खुद भी तो एक
अच्छा प्रतिभा का धनी शासक था, कुछ तो उसकी क्वालिटी थी, तब तो चाणक्य ने उसको चुना है, जबकि वो शूद्र जाति का है। लेकिन कई सारे लोगों ने उसकी जाति को विवादित बताया है। क्यों? क्योंकि इसकी माँ शूद्र थी, तो ये भी शूद्र थे। अब दोस्तों अगर बात करें हम महाराणा प्रताप, शिवाजी, तो इनकी जाति क्यों विवादित नहीं है? शिवाजी की भी जाति विवादित हो सकती थी, क्योंकि ये भी शूद्र वंशीय थे। लेकिन अंग्रेजों के समय लिखित शासन होने लगा था, तो पता नहीं चलता। महाराणा प्रताप उच्च कुल से थे प्लस वीर भी थे, तो इनकी जाति क्यों विवादित होगी? शिवाजी की जाति विवादित हो सकती है, चंद्रगुप्त मौर्य की भी हो सकती है, जाति विवादित हो सकती है, हमारे महापद्मानंद की जाति विवादित हो सकती है, अशोक की, सबकी जाति विवादित हो सकती है। अब दोस्तों चाणक्य की क्यों नहीं हो सकती, महाराणा प्रताप की क्यों नहीं हो सकती, इनकी क्यों नहीं हो सकती? कारण है जातिवाद। उस समय जातिवाद बहुत ज़्यादा था। अब दोस्तों ये घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया है। अब मगध में शासन है मौर्यों का। ये मौर्यों का शासन वो 344 से दोस्तों 298 बीसी तक शासन चलने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य का। ये मगध में उसने अपना सत्ता जमाया है। अब दोस्तों मगध में सत्ता जमाते से यहाँ पर रहने वाले ग्रीक, जिनका शासक है सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर बहुत ज़्यादा रांग हो रहा था। ये यहाँ पर रहने वाले भारतीयों को प्रताड़ित करने लगा सेलुकस निकेटर, जबकि सिकंदर इसको शासन देकर गया है, यहाँ का राज्यपाल बनाया है। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य सीधा आया है दोस्तों, ये सीधा आया यहाँ से, ये सेलुकस निकेटर की सेना, ये दोनों फिर आमने सामने, फिर एक और युद्ध करना पड़ा है चंद्रगुप्त मौर्य को, और दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। तो अब सेलुकस निकेटर को हार नहीं था, 6 लाख की सेना है। युद्ध करने से पहले सेलुकस निकेटर पूछ रहा है सेनापति से कि यार युद्ध करें कि नहीं। क्यों? क्योंकि उधर तो देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरा समाज वाले ले आया, और यहाँ पर तो अपने पास 10-15 हज़ार की सेना है, और इधर अगर इनने तीर ही फेंक के मार दिए तो हमारी पूरी सेना मर जाएगी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। कई इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध नहीं हुआ, तो युद्ध हुआ था वो, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया। अब सेल्यूकस निकेटर हार गया है, चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ है, तो अब सेल्यूकस निकेटर करे क्या? तो दोस्तों और भी रास्ते हैं जीवन साथी अपनाने के। चंद्रगुप्त मौर्य से कहता है एक काम करो, तुमने हरा तो दिया ही है लेकिन छोड़ दो, इसके बदले में आप हमारी बेटी हेलेना से विवाह कर लो। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है, दिखवाओ, भिजवाओ, चाय लेके। तो हेलेना को वहीं युद्ध भूमि में चंद्रगुप्त मौर्य के सामने लाया गया। वहाँ पर हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि ठीक है, शादी तो होगी, दहेज, तो दहेज के रूप में 4 गांव दोस्तों, हेरात, काबुल, कांधार और परिपनिष्डाई या मकरान, ये जीत लिया। ये चारों इसने बदले में ले लिए। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा तुम लड़की भी ले जा रहे हो, तुम 4 गांव भी ले रहे हो, बदले में कुछ तो दो। तो प्लूटार्क ने कहा कि एक काम करो, 500 हाथी ले लो। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 305 बीसी में युद्ध हुआ है।
जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीता है। प्लूटार्क ने कहा है कि 500 हाथी ले लो। सेल्यूकस निकेटर ने बदले में 4 गांव प्लस अपनी लड़की हेलेना से विवाह करवाया है। ये इनके बीच के युद्ध का परिणाम है। इससे यूनानी इतने प्रभावित हुए कि अब चंद्रगुप्त मौर्य के कई उपनाम बताए जाने लगे। तो दोस्तों, कई उपनाम, जिसमें जस्टिन ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोकोट्टस है। ये जस्टिन ने दोस्तों लिखा जरूर है सेंट्रोकोट्टस, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ही है, ये थोड़ी ना लिखा है उसने। ये बात बताई है विलियम जोन्स ने। ये बात विलियम जोन्स ने बताई है कि सेंट्रोकोट्टस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके समय दोस्तों विष्णु पुराण लिखा गया, इसलिए आप जब विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर शूद्रों की बुराई नहीं मिलेगी। बाकी आप कितने पुराण पढ़ ले, वहां पर आपको शूद्रों की बुराई मिलेगी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय विष्णु पुराण लिखा गया और ये एक शूद्र शासक था। तो कोई भी बुराई शूद्रों की विष्णु पुराण में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये विष्णु पुराण इसी के समय लिखा गया है। दोस्तों, चाणक्य इसका प्रधानमंत्री बना। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कुल का कहा गया है। एक निम्न जाति का व्यक्ति ब्रसल कुल का व्यक्ति कहा गया है। ब्रसल कुल का अर्थ होता है निम्न जाति का शूद्र व्यक्ति। ये मुद्रा राक्षस में बताया गया है। सेल्यूकस निकेटर के दरबार से एक दूत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के पास, जिसका नाम मेगास्थनीस था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार। ये है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। एक शॉर्ट इतिहास है दोस्तों। लगभग 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म में दीक्षित कर लिया। भद्रबाहु दोस्तों, ये वही भद्रबाहु है जिसके कारण स्थलबाहु से विवाद हुआ प्रथम बुद्ध संगीति में, जहाँ पर जैन संगीति में, जहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दोस्तों, 300 बीसी में मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ दक्षिण लेकर आया, क्योंकि यहाँ पर भयानक अकाल पड़ा था। और दोस्तों, उसके बाद भी जैन साधु भद्रबाहु ने अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ा और यहाँ से वो चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण में श्रावण बेलगोला इस स्थान पर लेकर आए हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि जीने से कोई मतलब नहीं है, कि तो मर जाओ, पहले खाना छोड़ो फिर पीना छोड़ो, काया कलेश और संलेखना पद्धति से, काया कलेश एवं संलेखना पद्धति से उपवास के दौरान, यानी कि पहले खाना छोड़ दिया फिर पीना छोड़ दिया, पीना मतलब पानी, गलत ना समझें। तो दोस्तों, श्रावण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर भद्रबाहु के आशीर्वाद से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट की मृत्यु हो गई। ये और यहीं से भद्रबाहु जब वापस आया है तो स्थलबाहु और भद्रबाहु के बीच विवाद हुआ। इस विवाद में दोस्तों जैन धर्म 2 भागों में बट गया। यहीं पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध नहीं, जैन संगीति। बार बार बौद्ध संगीति आ जाता है, मुझे समझ जाना। जैन संगीति, जिसमें
स्थलबाहु और भद्रबाहु अध्यक्ष बने। स्थलबाहु ने कहा था कि भाई तेरे कपड़े नहीं पहनने, तू मत पहन, हमें पहनने दो। तो भद्रबाहु ने कहा कि चारों दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। इस हिसाब से दोस्तों ये था चंद्रगुप्त मौर्य का एक शॉर्ट इतिहास। बाकी आने वाली क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की तो मृत्यु हो चुकी है, आगे क्या लाइन है। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है अब ये समझना है। दोस्तों एक और फैक्ट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को जीत लिया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, काबुल कांधार से लेकर बंगाल तक एक ही शासक का साम्राज्य रहा, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद चाहे अकबर हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, किसी ने भी आज के 2023 तक पूरे भारत पर शासन नहीं किया। एकमात्र शासक चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को जीत लिया, केवल कलिंग को छोड़कर। अशोक इसके बाद जब शासक बनेगा तो वो कलिंग को भी जीत लेता है। तो दोस्तों इसके बाद ये हमारा मगध है। दोस्तों इसके बाद मगध का शासक यार दोस्तों इसके बाद मगध का शासक बना है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार। दोस्तों ये रहा है 298 से 272 BC तक। 298 से 272 BC तक मगध का शासक बना है बिंदुसार। दोस्तों जैन ग्रंथ में, चीनी ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथ में और यूनानी ग्रंथों में इसके कम से कम 10-15 नाम हैं। दोस्तों यूनानी ग्रंथों में चीनी ग्रंथों में वायु पुराण में और दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में इसके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। दोस्तों चीनी ग्रंथ में इसका नाम है बिंदुपाल। वायु पुराण में दोस्तों इसका नाम है भद्रसार। यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात, अमित्रकेटे, अमित्रचेटस, ये इसके नाम है। बौद्ध ग्रंथ में भी एक आध नाम होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बिंदु सिंहासन। दोस्तों ये नाम है इसके, ये इतने सारे नाम इसके बताए जाते हैं। यूनानी ग्रंथ में अमित्रघात, अमित्रकेटे, अमित्रचेटस, बिंदुपाल, भद्रसार, सिंहासन। दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। शासक बनते से ही यहाँ से दोस्तों इसने सेल्यूकस के बेटे यहाँ से एंटिओकस के पास एक खत भिजवाया है जिसमें कहा गया कि ट्रिपल एक श्रम यानी कि दोस्तों किंग फिशर भेज दो, प्लस एक दार्शनिक, सूखी अंजीर, ये 3 चीज भेजने को कहा। मना कर दिया, कहते कि ये ले लो, ये ले लो, दार्शनिक नहीं है, सूखी अंजीर और ट्रिपल एक श्रम। ये मगध के शासक बिंदुसार ने मांगा था 3 चीज, जिसमें से 2 चीज इसने भेजा एंटिओकस ने, और एक दार्शनिक नहीं भेजा था। बाद में एक दार्शनिक डायमेकस ये इसके पास आया। दोस्तों
यहाँ पर जो शासक बिंदुसार है, बिंदुसार के दोस्तों दो पुत्र थे। यहाँ हमारा है अवंती, और अवंती में है दोस्तों खतरनाक शासक अशोक। ये यहाँ पे उपराज्यपाल है। और दोस्तों एक पुत्र है सुसीम। दोस्तों सुसीम ऐसा शासक है कि ये जिम जाता है, ये ये जिम जाता है, ये कोचिंग भी जाता है, ये सारे काम करता है। और अशोक ऐसा शासक है जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। भेलसा, विदिशा या बेसनगर, यहाँ पर श्रेष्ठिन की पुत्री महादेवी से इसका अफेयर चल रहा है। प्यार का कोर्स पहले ही ज्वाइन, प्यार का कोर्स ज्वाइन अशोक ने यहाँ अवंती में ही प्यार का कोर्स ज्वाइन कर लिया है। डेली अप डाउन है, पल्सर लेके जा रहा है दोस्तों कि भाई अब तो हम उपराज्यपाल भी बन गए, अब तो हाँ कर दो। महादेवी से अशोक का अफेयर, अशोक का प्रेम संबंध बताया जाता है। सुसीम इसका बड़ा लड़का है और अशोक छोटा लड़का है। कहीं कहीं पर सुसीम छोटा है, अशोक बड़ा है। और दोस्तों इधर विदेश आक्रमण होने की तो अब कोई बात ही नहीं है। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ जीत लिया है और इनकी तो हिम्मत नहीं हो रही कि ये इधर पैर कर कर भी सो जाएं। तो दोस्तों मगध में बिंदुपाल है, बिंदुसार है, इधर पर इसके साथ सुसीम है, यहाँ पर अवंती के शासक हमारा अशोक है। अब दोस्तों यही गलती तो नहीं करनी थी जो यूनानियों ने फिर कर दी। यहाँ पर फिर से विद्रोह हुआ है तक्षशिला में। ये तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो यहाँ से बिंदुसार ने भेजा है अपने बेटे सुसीम को। ये सुसीम जा रहा है तो अशोक के पास खबर आई दोस्तों कि भाई पापा की लड़ाई हो गई है और बड़ा भाई गया है, वो जिम जाता है लेकिन उसमें ताकत नहीं है कि वो इन लोगों से युद्ध लड़ सके, तलवारबाजी करना उसको आता नहीं है, तो वो कहाँ से युद्ध लड़ेगा। तो अशोक ने बोला ऐसा है क्या? तो अशोक कहता ठीक है चलो यहाँ से। ये अशोक निकला है, ये अशोक यहाँ से सीधा निकला है और इस स्थान पर सुसीम को उसने बोला, कहने लगा कि तू घर जा, तेरे बस की बात नहीं है युद्ध लड़ना, घर पे रह बढ़िया, बच्चों को स्कूल से लेकर आ, तलवार दे, घोड़ा दे। वो सीधा एक घोड़ा पलटा और यहाँ घर आ जाए। ये सुसीम वापस आया असफल होकर और यहाँ से निकला है अशोक। दोस्तों इसने 50,000 यूनानियों को काट डाला है, पूरे ईरानी यूनानी अशोक ने काट डाले। सुसीम ने सोचा सब मैं शासक बनूंगा, बड़ा लड़का हूँ, तो बिंदुसार ने वहीं से नाम फिक्स कर दिया कि हमारे बाद अशोक। तो दोस्तों तक्षशिला का विद्रोह अशोक ने दबाया था, ये बात आप ध्यान रखें। हमारे बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय के थे। इनके पहले दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे वो थे विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। उसके बाद दोस्तों बने राधागुप्त और अंत में बने खल्लाटक। खल्लाटक दोस्तों आजीवक संप्रदाय थे और उनकी संगति में बिंदुसार ने भी आजीवक संप्रदाय को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अशोक है, यहाँ पर बिंदुसार है और ये सब हुआ है। और बिंदुसार के बाद अब शासक बनने की बारी आई है अशोक की। लेकिन 272 BC के बाद मगध में राजनीतिक स्थितियां खराब हुई हैं और दोस्तों 269 तक मगध में कोई शासक नहीं बना, जबकि 272 तक हमारे बिंदुसार रहे हैं। दोस्तों ये बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार मौर्य वंश के शासक है। ये 272 में इनकी डेथ हो गई। अब शासक बनना था अशोक को, लेकिन अशोक शासक नहीं बन पाया। तो दोस्तों 1 मिनट में थोड़ा सा
क्लीन कर लूँ, फिर अशोक को समझते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारे काम किए थे, आने वाली क्लास में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों सड़क निर्माण दो और नहर निर्माण, ये सारे काम भी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। इसलिए दोस्तों एक महान शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाता है। दोस्तों अब अशोक, ये हमारा मगध है और मगध में खतरनाक शासक है अशोक। अब दोस्तों अशोक की कहानी सुने। अशोक इस भारत देश का अशोक इस भारत देश का एकमात्र वो राजा है जिसने पूरे भारत पर राज्य किया। अशोक इस भारत देश का एकमात्र शासक है जिसने संपूर्ण भारत पर राज किया, लेकिन जातिवाद के चक्कर में सबसे महान शासक, भारत का पहला महान शासक अशोक का नाम नहीं चलता, नाम ही नहीं सुनने को मिलता। हमारे जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उसमें से अशोक के भी अभिलेखों को लिया गया है। ये भारत का एकमात्र शासक है। दोस्तों औरंगजेब हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे इसके बाद शासक समुद्रगुप्त हो, उनने भी उस स्थान पर शासन नहीं किया जिन स्थानों पर अशोक ने शासन किया। इस भारत का एकमात्र ये शासक था जिसने संपूर्ण भारत को जीत लिया, वो था दोस्तों अशोक। दोस्तों 272 BC में इसका राज्याभिषेक होना था, लेकिन राजनीतिक स्थितियां बिगड़ी है और ये बताया जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक शासक बना है। 269 में 99 भाइयों की हत्या करनी पड़ी है, उसके बाद दोस्तों अशोक शासक बना है। हमने देखा था कि अजातशत्रु ने पिता की हत्या करी थी और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी, उसके बाद शासक बने थे, लेकिन अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की है। आगे कहा जाता है औरंगजेब के समय के पिता की हत्या करके शासक बनते थे मुस्लिम। दोस्तों ये भी तो बनते थे, 99 भाइयों की हत्या अशोक ने की। इसके बाद दोस्तों हमारे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उदयन ने अपने पिता की हत्या की। तो दोस्तों ये धर्मवाद, जातिवाद खत्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो किया है वो बताओ, उसमें क्या दिक्कत है? हे महान शासक, भारत का पहला महान शासक, दो ही तो महान शासक है इस देश के जिन्हें महान बताया जाता है, एक है अशोक पहला और दूसरा अकबर। ये दो ही महान शासक भारत के माने जाते हैं इतिहासकारों द्वारा। बाकी दोस्तों और जो हमारे शासक हैं वो भी किसी न किसी दृष्टिकोण से महान है, लेकिन भारतीय इतिहास में दो ही शासकों को महान बताया जाता है, जिसमें एक अशोक और दूसरा अकबर। तो दोस्तों 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक शासक बना है और दोस्तों शासक बनते ही अशोक ने बहुत अच्छे से कार्यभार को संभाला है और ये हमारे भारत देश का ये वाला हिस्सा 261 BC में शासन काल के 8वें वर्ष अशोक ने यहाँ पर आक्रमण किया। ये है दोस्तों कलिंग। ये कलिंग पर आक्रमण किया है अशोक ने। यहाँ का शासक है दोस्तों नंदराज। जिस समय कलिंग पर आक्रमण किया है अशोक ने, यहाँ का शासक है नंदराज। दोस्तों अशोक ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो भारतीय इतिहास में इतना खतरनाक युद्ध
भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है कलिंग का युद्ध। यहाँ पर अशोक के 13वें शिलालेख के हिसाब से, 13वें बृहत शिलालेख के हिसाब से 1 लाख मार दिए गए। 1.5 लाख बंदी बनाए गए। ये अशोक ने खुद बताया है। 1 लाख लोगों को कटवा दिया गया और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। ये बहुत खतरनाक युद्ध था। युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों सब कुछ जीत लिया है, जीतने को कुछ बचा ही नहीं है, युद्ध करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो अशोक ने कहा कि यही बचा है, इस पर युद्ध करो। लाखों की सेना है, आती है, तो यहाँ पर युद्ध किया है और नंदराज को परास्त करने के बाद यहाँ पर उसने अपना राज्य जमा लिया। लेकिन अशोक इससे बहुत दुखी हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से दक्षिण का द्वार भी बताया जाता है कि यहाँ से मौर्य सोचते थे कि हमारी सेना को और हमारे नगर को नुकसान हो सकता है। साम्राज्यवाद की नीति अशोक की रही। और दोस्तों ये जल मार्ग पर भी कब्जा करना चाहता था, तो इस कारण से अशोक ने आक्रमण किया और यहाँ पर दोस्तों कलिंग में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया और 1 लाख लोगों को मार दिया गया। अशोक ने ये खुद बताया है कि शासनकाल के 8वें वर्ष मैंने कलिंग पर आक्रमण किया, जहाँ पर 1 लाख लोगों को मार दिया मैंने और 1.5 लाख को बंदी बना लिया। दोस्तों कट्टर शिव का उपासक है। शिव का उपासक है अशोक। कुछ शिव के उपासक तो दोस्तों होते ही ऐसे हैं। अशोक शिव का कट्टर उपासक है और यहाँ पर आक्रमण किया है, तो जाहिर सी बात है भयानक युद्ध होना ही था। तो दोस्तों यहाँ पर किसने शासन जमा लिया? कलिंग पर अशोक ने, शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 261 BC में। अब दोस्तों यहाँ से अशोक जब वापस आ रहा है तो चाचा के लड़के ने धोखा दे दिया। चाचा के लड़के निग्रोथ ने, ये दोस्तों बौद्ध धर्म वाला था, कहते कि भैया इतना दुख हो रहा है तो एक काम करो ना। कहते क्या? कहते बौद्ध धर्म अपना लो, ऐसे लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, वो लड़ाई झगड़े और हिंसा करने से मना करता है। तो दोस्तों निग्रोध के वचन सुनने के बाद हमारे अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये बोलते हुए यहीं से सीधा आगे आया है मगध। और यहीं से अशोक के हार्ट परिवर्तन होने के बाद अशोक ने कहा है कि अब युद्ध को छोड़कर धम्म से संपूर्ण भारत प्लस विश्व को जीतना है। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार 84,000 स्तूप बनवाए हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार, जो अनुश्रुतियाँ मतलब जो लोग कहते हैं ना उसके हिसाब से, तो कथन के अनुसार 60,000 ब्राह्मणों को ये निस्दिन भोजन करवाता था, हर रोज भोजन करवाता था। ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादा ब्राह्मणों के अनुयायी थे, तो ये भी ब्राह्मणों का अनुयायी है। 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन चंद्रगुप्त मौर्य का ये पौत्र अपना नाती कौन अशोक भोजन करवाता है। और दोस्तों पशु बलि में कोई संकोच नहीं था इसको, कितनी पशु बलि दिलवा दो, उस समय कोई भी संकोच या कोई भी सोच विचार अशोक नहीं करता था। लेकिन अब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है और यहाँ से दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अब धम्म नीति को अपनाया है अशोक ने। किस शासक ने धम्म नीति को अपनाया? तो दोस्तों ये अशोक था। अशोक ने भले ही हिंदू धर्म को छोड़ा है, लेकिन अशोक ने हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद ये नहीं है कि छोड़ दिया तो मतलब ध्यान ही नहीं दिया। अशोक ने कई काम करवाए, अभी भी वो ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। इसलिए तो ये बौद्धों ने लिखा है
यहाँ पर दोस्तों अशोक ने पूरे देश के संप्रदायों को इकट्ठा किया। तीसरी बौद्ध संगीति करवाई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति करवाई है 285 BC में। और यहीं पर ये निश्चित किया गया कि अब सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी संप्रदायों को सम्मान होगा, सभी संप्रदायों को एक नज़र से देखा जाएगा, कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होगा। इसके शासनकाल में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सारी चीज़ें एक साइड हो गई थी। इसलिए तो दोस्तों महान कहलाता है। अशोक वीर भी था, चालाक भी था, और दोस्तों अशोक प्रतिभावान भी था, प्लस अशोक सभी धर्मों का सम्मान भी करता था। इसीलिए अशोक को महान शासक बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे अशोक की हिस्ट्री। अशोक दोस्तों सुभद्रगा ये शायद यही नाम है, इनका पुत्र बताया जाता है। ये बिंदुसार की पत्नी थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में एक काम करवाया था, गिरनार झील, ये मैं बताना भूल गया। गिरनार झील का निर्माण ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये नहर या झील जो भी है, इसका निर्माण करवाया था। अशोक ने अब धम्म नीति को अपनाया है, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 10वें वर्ष इसने बोध गया की यात्रा की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फैक्ट है। 10वें वर्ष बोध गया, 13वें वर्ष निगलिवा सागर, 20वें वर्ष भी एक जगह और इसने याद नहीं आ पा रहा, जहाँ पर कनक मुनि के 20वें वर्ष दोस्तों इसने कनक मुनि के स्तूप को द्विगुणित करवाया। द्विगुणित करवाया का मतलब ये है कि उसके बाजू में एक और स्तूप बनवाया था। ये काम अशोक ने किया। दोस्तों अशोक ने यहाँ कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। भारत का स्वर्ग, विश्व का स्वर्ग श्रीनगर ये अशोक ने बनाया था। लेकिन जातिवाद के चक्कर में अशोक का नाम नहीं चलता, इतना महान शासक नाम नहीं चलता। श्रीनगर, ललितपट्टनम और देवपट्टनम, ये 2 गांव भी श्रीनगर में इसने बसवाए अपनी पुत्र चारू के कहने पर। दोस्तों पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। मध्य एशिया में करवाया, इधर चले तो कंबोडिया में करवाया, ऊपर चले तो चाइना में करवाया, इधर चले तो दोस्तों मिस्र, और दोस्तों हर जगह अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने दूतों को भेजा था। आने वाली क्लास में दोस्तों बहुत डिटेल में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, उसके बाद बिंदुसार को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अशोक को बहुत डिटेल में, जहाँ पर हम अशोक के शिलालेखों को भी पढ़ेंगे कि भाई उसके शिलालेख में क्या क्या रहा, क्योंकि अशोक ने कई सारे शिलालेख लिखवाए, प्रूव है ये अशोक की महानता के। तो दोस्तों आने वाली क्लास का आप वेट करें, थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।